हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग के ऊपर। यहाँ पे हम सीखेंगे कि ऑडिटिंग क्या होता है, क्यों हम ऑडिटिंग करते हैं, आखिर क्यों ज़रूरी होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं। सारी बेसिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने और सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑडिटिंग क्या होता है। सपोज कर लो ये एक बिजनेस है, ठीक है। और इस बिजनेस को करने वाला यहाँ पे कौन है? मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के ही पास इस बिजनेस से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस बिजनेस में जितना भी सेल्स होगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा किसका है? मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट ही सारी चीज़ों को यहाँ पे कर रही है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे बिजनेस के पास में एक आ जाता है इन्वेस्टर, जिसके पास में यहाँ पे है ढेर सारे पैसे। अब ये चाहता है कि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। इस बिजनेस में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे वो डर भी रहा है कि सर अगर मैं बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, क्या मेरा पैसा मुझे रिटर्न देगा? क्या मेरा पैसा यहाँ पे सिक्योर रहेगा? क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा? तो इस तरीके से करके इसके दिमाग में कई सारी चीजें हैं। भाई इस वजह से ये बिजनेस में पैसा लगाने से डर रहा है। इस बिजनेस के बारे में वो जानना चाहेगा, समझना चाहेगा और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाए, जिससे मैं समझ सकूं कि ये बिजनेस कैसा है। क्लियर? अब कोई भी मैनेजमेंट जिसको इतना ढेर सारा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, वो ज़रूर चाहेगा कि मैं ऐसा फिनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दे दूं जिससे मेरा ये जो इन्वेस्टर है ये खुश हो जाए और मेरे यहाँ पे पैसा खुशी खुशी लगा दे। बट इन्वेस्टर भी तो समझदार होता है। वो ऐसे ही किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करेगा। क्लियर है? मेरी बात को याद रखना। यहीं से आपका इम्पोर्टेंस स्टार्ट हो जाता है ऑडिटिंग का। मैं किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करूंगा जिसको दिया गया है मैनेजमेंट द्वारा, क्योंकि मैनेजमेंट अपने मतलब के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें अगर आप देखो तो मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट अगर यहाँ पे बिजनेस में चोरी भी करेगी तो वो उसको दिखाएगा कि भाई हमारे यहाँ तो सारी चीजें बढ़िया चल रही है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंस रोल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है हमारे ऑडिटर साहब का। ऑडिटर साहब कौन है? यहाँ पे ऑडिटर साहब है एक नॉलेजेबल पर्सन, जिसके पास में बेटा जी क्या है? ढेर सारा नॉलेज है। किससे रिलेटेड? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजों से रिलेटेड इनके पास में नॉलेज है। और अगर ये आदमी बोल दे कि भाई जो मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो सही बना है, तो फिर जो मेरा इन्वेस्टर है ये मान जाएगा। ये मान जाएगा, ये इनके दिए गए फिनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर लेगा कि भाई आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट भरोसे लायक है। क्लियर है? बस कौन बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? ये ऑडिटर साहब को यहाँ पे बोलना चाहिए। इस पर्सन जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज के बेसिस पे ये चेक करेगा कि भाई हमारे पास में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी भी पर्सन को यूज करने के लिए, क्या वो सही है या नहीं है। बेटा ऑडिटिंग का काम यही होता है कि इस फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। फिलहाल हम अभी फोकस करते हैं ऑडिटिंग के ऊपर। तो ऑडिटिंग का अगर आप डेफिनेशन यहाँ पर देखो तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या लिखता है, मैं जो की वर्ड है उसको हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ पे आपको समझने में ईजी रहेगा। एंड ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट हमने यहाँ पे लिखा है ऐसा इसलिए कि अगर जो ऑडिटर है ये मैनेजमेंट का ही आदमी रहेगा, मैनेजमेंट का ही आदमी रहेगा, तो सीधी सी बात है मैनेजमेंट की ही बातें करेगा, मैनेजमेंट को अच्छा बताएगा, मैनेजमेंट की चीज़ों को अच्छा दिखाएगा। तो जो ऑडिटर है ये क्या होना चाहिए सर? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ऑडिटिंग क्या है? बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का।
फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। और ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका है सर? एंटिटी का है। एंटिटी यानी कि बिजनेस का है। अब ये बिजनेस कैसा है सर? या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। या तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो यानी कि प्रॉफिट के पीछे काम करता है, यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस है वो है, या तो वो प्रॉफिट के पीछे काम नहीं करता है, यानी कि अगर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो भी उसको ऑडिटिंग करवाना होगा और उसको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने ऑडिट करवाना होगा और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ही करवाना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या बोला जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी साइज एंड लीगल फॉर्म। उसका सर अगर बिजनेस बड़ा है तब भी वहां पे ऑडिट चाहिए, अगर बिजनेस छोटा है तो भी उसको ऑडिट चाहिए, अगर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो भी चाहिए, कंपनी में तो सर चाहिए ही चाहिए। यानी कि कोई भी लीगल फॉर्म हो, कोई भी साइज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, हमें हर एंटिटी का फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने को ही हम क्या बोलेंगे? ऑडिट बोलेंगे। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? अब ये जो एनालिसिस होगा, ये जो एग्जामिनेशन होगा बेटा जी, क्यों होगा? ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम ऑडिटर क्यों हम ये काम करने वाले हैं ऑडिटिंग का, ताकि हम अपना ओपिनियन दे सकें कि भाई ये जो मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट दे रही है किसी भी पर्सन को, ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, दे रहा है या नहीं, ये सही सही बातें बता रहा है या गलत गलत बातें बता रहा है, मुझे इस पे ओपिनियन देना है। मुझे यहाँ पे क्या देना है? ओपिनियन देना है। जो भी मैनेजमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट देगा उसके साथ में मेरा ये ओपिनियन जाएगा, यानी कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट तो आप पढ़िए, लेकिन उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है, मेरा क्या ओपिनियन है ये भी जान लीजिएगा। मैं कौन हूं? मैं हूं ऑडिटर। ठीक है। आइए एक बार फिर से सारा का सारा डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को बारी बारी से। हमने क्या क्या चीजें बोली है यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसी भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑडिट। और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन वो भी किसका सर? अब यहाँ पे एंटिटी का बात कर रहा है। अब यहाँ से एंटिटी के बारे में बात करेगा सर। एंटिटी कोई भी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका साइज क्या हो उससे भी हमें मतलब नहीं है। बिजनेस बड़ी है छोटी है सबका ऑडिट होना चाहिए। उसका लीगल फॉर्म क्या है उससे भी हमें मतलब नहीं है। ठीक है। तो कोई भी एंटिटी हो, किसी भी तरीके की हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। उसका साइज क्या है उससे भी मतलब नहीं है। उसका लीगल फॉर्म क्या है, कोई भी एंटिटी हो, सबका फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अगर हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं बेटा जी, तो हम उसको क्या बोल देंगे? ऑडिट बोल देंगे। और इन सारे के सारे ऑडिटिंग के एग्जामिनेशन का, या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मेन मकसद क्या है सर? मुझे ओपिनियन देना है। और वो भी कौन सा ओपिनियन देना है? ये बताना है कि मेरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है डेफिनेशन में से? याद रख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो ऑडिट होता है बेटा जी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किसका होता है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। और क्यों होता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो यही तीन बातें हैं आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब किसका यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हम किसका लेंगे बच्चा? यहाँ पे हम ले लेंगे एंटिटी का। अब वो एंटिटी या तो प्रॉफिट बनाने वाली है या तो प्रॉफिट नहीं बनाने वाली है, हमें उससे मतलब नहीं है। उसका लीगल साइज क्या है, सॉरी उसका लीगल फॉर्म क्या है, उसका साइज क्या है, उससे भी मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रहेगा जिसको मैं ऑडिट बोलूंगा। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जी ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर हम ऑडिटिंग क्यों करते हैं? जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है उसी को दिमाग में रख के चलेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे समझेंगे, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error। ठीक है। ये भारी भारी वर्ड लिख दिया है। अब इन सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। क्लियर है?
और रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है। तो बट अभी आपको मोटा मोटी ये समझना है कि हमें ये बताना है कि मेरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि गलत चीजें नहीं बताई गई हैं, जो फ्रॉड और एरर की वजह से होने वाली जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उससे मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। फ्री बोलने का मतलब सर उसमें ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो मुझे ये एश्योरेंस देने के लिए मैं ऑडिटिंग यहाँ पे करूंगा। दूसरा, ऑडिटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन अ रीजनेबल एश्योरेंस लीड टू इंफॉर्मेशन सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। अगर आप क्या करोगे, एश्योर हो जाओगे, कौन? ऑडिटर अगर एश्योर हो जाता है तो वो आराम से अपना ओपिनियन बना सकता है। ओपिनियन किस पे? सर फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि भाई जो मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारे के सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है या नहीं बना है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। अभी मैं सिंपल में बता दूं कि सपोज कर लो मेरे कंपनी के ऊपर इंड एस लगता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है? अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाओगे तो सीधी सी बात है, सारी चीज़ों को, सारे के सारे रूल्स को आप फॉलो करोगे, जो भी आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा वो बढ़िया बनेगा, भरोसेमंद बनेगा। ठीक है, तो उस पर ओपिनियन देने का काम किसका होता है? हमारे ऑडिटर साहब का होता है, इसलिए भी ऑडिटिंग किया जाता है। और जो भी हमारा ओपिनियन होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ये सारी चीजें क्यों करने वाले हैं, ताकि हम ओपिनियन दे सके। और ये ओपिनियन बेटा जी किस में दिया जाएगा? ये रिपोर्ट में दिया जाएगा, जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में सर्कुलेट होती है। ठीक है, तो हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट पे एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे, और क्या होगा उस रिपोर्ट में? ओपिनियन होगा कि भाई हमारा जो भी ऑडिट में फाइंडिंग्स है, ऑडिट करते टाइम यानी कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते टाइम हमें क्या क्या मिला, उसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन यहाँ पे देंगे। ठीक है, अगर ऑडिटिंग का टर्म आपको अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नया लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो, या ये बोल सकते हो कि सर वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम क्यों बोल रहे हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का आदमी इस चीज को नहीं करेगा, ऑडिटिंग मैनेजमेंट का आदमी नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट कोई पर्सन यहाँ पे उसको करना चाहिए। अब ये सारी चीजें आप देख लो यहाँ पे, कि हम यहाँ पे जो भी रिपोर्ट बनाएंगे, ओपिनियन बनाएंगे, ये क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हम कम्युनिकेट करेंगे इन्वेस्टर जैसे लोगों को, जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी इस बिजनेस से कंसर्न्ड है, ऐसे पर्सन को हम कम्युनिकेट करेंगे ताकि उनका भरोसा फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बन सके। ठीक है, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो भी आपका रिपोर्टिंग होगा, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, वो हमेशा किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जैसे अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास एएस होते हैं, इंड एएस होते हैं, और उसके प्रिंसिपल्स कॉन्वोकेशंस हैं, कन्वेंशंस है सॉरी। तो उसी तरीके से ऑडिटिंग करने के लिए भी मेरे पास स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि आपको ऑडिटिंग जब भी करना होगा इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करना होगा, तभी वो ऑडिटिंग जो है सही मानी जाएगी। क्लियर है? तो उन सबके ऊपर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। शॉर्ट नोट में हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, देख लो वही सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, फिर उसके ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म करना, और उस ओपिनियन को रिपोर्ट करना कि भाई हमने क्या ओपिनियन बनाया है। क्लियर है? देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप आओ यहाँ पे, उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना, और ये जो रिपोर्टिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, वो एज पर ऐसे होना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आइए यहाँ पे बात समझ लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑडिटिंग क्या है और ऑडिटिंग हम लोग क्यों करते हैं। एक बार फटाफट से वाइंड अप कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक पॉइंट और बचा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देखो, ऑडिटिंग का मतलब क्या हो गया, हमने क्या समझा? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये फिनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका होना चाहिए? सर किसी भी एंटिटी का। यहाँ पे किसी बोलने का मतलब क्या है? वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिसको हम एनपीओ बोलते हैं। उसका कोई भी साइज हो सकता है, वो कंपनी स्मॉल हो सकती है, वो कंपनी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, उसका कोई भी लीगल फॉर्म हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, या कोई और लीगल फॉर्म होगा। उन सबका हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको ऑडिटिंग बोलेंगे। और ये सारा जो
एग्जामिनेशन है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि हम एक अपना ओपिनियन दे सकें। हम कौन है, हम ऑडिटर है यहाँ पे। तो ऑडिटर क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा कि भाई मेरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, एक स्टोरी की तरह याद रख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखना है सर, हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का बोलने का मतलब गलती, गलती नहीं है सर, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। क्लियर, हमें ये बताना है। और अगर एक बार ये एश्योरेंस आ गया कि सर कोई गलती नहीं है, या फिर अगर गलती है भी, तो उस बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ओपिनियन देना चाहिए। और ये ओपिनियन को हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम अपना ओपिनियन रिपोर्ट करेंगे एज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली है ऑडिट करते टाइम उसके बेसिस पे। और इस रिपोर्ट को, जो भी मेरा ओपिनियन है, उस रिपोर्ट को हम कम्युनिकेट करेंगे। और ये रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे होगा। ठीक है, आइए फटाफट से देख लेते हैं। एक लास्ट टॉपिक मेरे पास बचा हुआ है जिसको हम बोलेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है भाई, अब जब भी आप ऑडिटिंग करोगे उसके बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जब भी ऑडिट हो जाएगा मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट, या जब भी आपका ऑडिट होता है, उससे मेरे पास हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि भरोसे करने लायक इंफॉर्मेशन आएगी। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग होना है टाइम टू टाइम, तो कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर ये मॉरल चेक रहेगा कि भाई मुझे गलती नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ पे गलती कर दूंगा तो मेरे ऑडिटिंग के टाइम में ये पकड़ा चला जाएगा। ठीक है, ये रहता है। हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट भी हमेशा ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही कंसिडर करती है। ठीक है, वो हमेशा क्या करती है, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही अच्छा फिनेंशियल स्टेटमेंट मानती है और उसी पे ही भरोसा करती है। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी टैक्स ऑडिट होता है। ठीक है, ऑडिट के भी कई टाइप्स होते हैं। तो टैक्स ऑडिट होता है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट मानती है कि भाई आपका जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट वो एज पर टैक्स लॉ सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजफुल फॉर लैंडर्स एंड बैंकर्स, जितने भी आपके लोन देने वाले लोग हैं वो आपके बनाए हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आप क्या करोगे, आप चीज़ों को बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाओगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छा अच्छा दिखाओगे। लेकिन अगर वही ऑडिटेड हो जाए, मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो जाए, इसका मतलब मैं इन चीज़ों पे भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी आप ऑडिट करते हो तो आपको फ्रॉड और एरर डिटेक्ट होते हैं। याद रखिएगा कि डिटेक्ट करना ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर का काम डिटेक्ट करना नहीं है। ऑडिटर का काम तो हमने क्या सीखा है, ओपिनियन देना है कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। उसका काम डिटेक्ट करना नहीं है। बट फिर भी ऑडिट के प्रोसेस में ये स्टेप्स भी होते हैं जिसमें आप ये पता लगा सकते हो कि मेरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें फ्रॉड और एरर तो नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल जाएगा। फिर डिफिशियंसीज अगर आती है कोई भी कंट्रोल में, कंट्रोल क्या होता है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं यहाँ पे छोटा छोटा बता देता हूँ, छोटा मोटा। देखो कंट्रोल क्या होता है, सपोज कर लो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कनेक्टेड हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए बेटा जी यहाँ पे कैमरा लगा होता है। ठीक है, वो कैमरा क्या कर रहा है, एक तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल रखे हुए है, आपको देख रहा है कि भाई आप जो है वहां पे सारी चीजें सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हर अकाउंटिंग एक्टिविटी के टाइम भी कंट्रोल लगाए जाते हैं, क्या कि मेरा जो अकाउंटिंग एक्टिविटी है वो सही तरीके से हो सके, कोई भी गलती इसमें ना हो। इसलिए हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे कंट्रोल लगा रखा है। यहाँ पे डिटेल में लिखा है, एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक बार पढ़ लेते हैं जो की पॉइंट्स लिखे हुए उसमें क्या लिखा है। ऑडिट हमारा सिर्फ एरर फाइंड करना ही नहीं है, इट अबाउट इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। ऑडिट का मतलब हमने क्या बताया सर, सिर्फ फाइंडिंग एरर नहीं है। फाइंडिंग एरर तो उसका सेकेंडरी स्टेप है या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ओपिनियन देना, ओपिनियन दे के रिलायबिलिटी यानी कि भरोसा बढ़ाना किसी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ताकि हम भरोसा कर सके कि मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाया गया है। इससे क्या होता है बेटा जी, ट्रस्ट बनता है यूजर्स के बीच में। ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही हर जगह कंसीडर किया जाता है, नॉट ऑडिटेड वाले को नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा ऑडिटिंग के ऊपर डिस्कशन।